बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश हिंदुस्तान की हुंकार में। मैं हूं हिमांशी सिंह। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी इंटरनेशनल वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित दुनिया के 30 देशों के साथ भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास स्टार्ट हो चुका है और इसमें भारत सहित दुनिया भर के 10 देशों से लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारत के साथ 30 देशों के इस संयुक्त अभ्यास को देखकर चीन और पाकिस्तान हैरान है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी इंटरनेशनल वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित दुनिया के 30 देशों के साथ भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास स्टार्ट हो चुका है। इसमें भारत सहित दुनिया भर के 10 देशों के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया के F-18, फ्रांस का राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट, ग्रीस का F-16, अमेरिका के A-10 F-16 लड़ाकू जेट के साथ हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। ये एक्सरसाइज भारत में हो रही है, इसलिए इसमें भारतीय वायुसेना के रफाल, सुखोई, मिराज के साथ स्वदेशी फाइटर जेट्स भी गरजेंगे। दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल होंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन वीएन झा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ पूर्व कर्नल दीपक कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी भारत में। जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कर्नल दीपक जी, ये बताइए कि जिस स्तर पर हम अब ये युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं और पहली बार ऐसा है कि ये आयोजन तरंग शक्ति भारत में इसका आयोजन हो रहा है, भारत मेजबानी कर रहा है, ये देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या संदेश जाएगा विश्व भर में इसका? जी, सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके शो में बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। जी, दरअसल जितने भी ये युद्ध अभ्यास होते हैं, इनका एक बड़ा मकसद ये होता है कि हम अपनी जो क्षमता है और हमारे सैनिकों की जो दक्षता है, स्किल्स हैं उनको हम बिना युद्ध में गए और अपने समकक्ष क्षमता वाले दूसरे देशों के साथ, सेनाओं के साथ जो है हम उनको परख सकते हैं। और इसका एक मकसद बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, मकसद तो कई सारे होते हैं, क्योंकि जो हमारे मित्र देश हैं हम उनके साथ कोऑपरेशन, युद्ध के टाइम पे कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, उस सब की जो है युद्ध अभ्यास में प्रैक्टिस हो जाती है और हम उनकी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीखते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि हम अपने मित्र देशों को आश्वस्त करते हैं अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी दक्षता के बारे में, और साथ में अपने जो प्रतिद्वंदी देश हैं उनको भी हम एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग, एक राजनीतिक मैसेज भेज रहे हैं, एक जो है संदेश भेज रहे हैं कि देखिए ये हमारी दक्षता है और ये हमारे साथ इतने सारे मित्र देश भी हैं। तो ये इसका एक जो है मैं कहूंगा एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे पॉलिटिकल सिग्नलिंग जो है भेजा जाता है और हम सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग किसके लिए है, किसको भेजा जा रहा है। बिल्कुल, खासतौर से जो हमारे सीमा से लगते हुए जो दुश्मन देश है उनको तो चुनौती देने के लिए और संदेश देने के लिए इतना काफी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा वो भी मौजूद है, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। वीएन झा जी, एक हम आपको बता दें कि अमेरिका में जब रेड फ्लैग वॉर गेम हुआ था तो हमारी तरफ से भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो क्या हम मान सकते हैं जो हमारा तरंग शक्ति का जो ये आयोजन है ये लगभग उसी स्तर का होगा? हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। देखिए, ये जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है ये काफ़ी कॉस्टली गेम है और ये टेक्नोलॉजी इंटेंस एक्सरसाइज होती है। देखिए, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, आपने नाम दिए हैं सारे एयरक्राफ्ट के, इसमें से कुछ एयरक्राफ्ट तो ऐसे हैं जिसके बारे में विश्व जानती नहीं है, इनकी कैपेबिलिटी नहीं जानती है। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो हैं A-10, ये तो ऐसा ही है कि इसके जो कि एक सीक्रेसी है। तो इसमें होता क्या है कि आप अलग अलग एक्सरसाइज में आप देखते हैं कि आपके जो एडवर्सरी, जितने देश के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं,
ये एयरक्राफ्ट एक एक्सरसाइज में ऐसे भाग लेंगे कि कुछ एयरक्राफ्ट आपके एडवर्सरी जैसा रोल अदा करेंगे और कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके साथ आपके एलाई जैसा बिहेव करेंगे। तो एक अटैक एयरक्राफ्ट का जो सीरीज है वो होगा और एक एनिमी एयरक्राफ्ट, इसी में से एक एनिमी एयरक्राफ्ट का सिमुलेशन सीरीज होगा। और इन दोनों का जब जो पैचअप होता है तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी का आपस में इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कम्युनिकेशन। अब सारे एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इनके रेडार, इनमें एक जो जो इक्विपमेंट होता है कि एडवर्सरी एयरक्राफ्ट का ट्रांसमिशन, रेडार, कम्युनिकेशंस, जैमर, ये सारी चीजें एक ट्रांसमिशन से पकड़ में आ जाती है। तो हमारे पास भी कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो कि ऑफ कोर्स वो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है, चाहे रफाल ले लीजिए, चाहे मिराज 2000 ले लीजिए, चाहे Su-30 ले लीजिए, ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी वर्ल्ड में नोन है। लेकिन एक जो अस्त्र हमारे साथ है वो है LCA, जिसके बारे में विश्व नहीं जानती है। और ये LCA का इतना बड़ा परफॉर्मेंस है, आपको टीवी पे नहीं बता सकता हूं मैं, क्योंकि इसके कुछ जो सिस्टम्स हैं उसमें मैं भी इन्वॉल्व था जी। वो डिजाइन डेवलपमेंट में। तो ये जो चीज है ये एक ऐसा अस्त्र है जिसके बारे में विश्व नहीं जानती है, और इसीलिए आज के दिन में पूरी विश्व जो है इंडियन एयरफोर्स के साथ में इंटीग्रेट करके ये सारे कैपेबिलिटी को जानने के लिए उत्सुक है। अब तो LCA देखिए, का क्योंकि जगह आप चुनाव जिक्र कर रहे हैं वीएन झा जी, आप क्योंकि LCA का जिक्र कर रहे हैं, आप उसके साथ आप जुड़े भी रहे, तो हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर वो इंफॉर्मेशन साझा कीजिए ताकि हम भी जान सके कि जो शोकेस करने जा रहे हैं हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अंदर क्या खासियत है और भारत के रक्षा क्षेत्र में कितनी मजबूती प्रदान करेगा ये। देखिए, LCA एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया है जिसके कैपेबिलिटी में निरंतर जो है वो बेहतरी वो लाई जा रही है। इसको आप किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट से आज के दिन में कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो Su-30 हो, रफाल हो, चाइना का J-2021 जो है उससे कंपैरेबल है। इसके एवियोनिक्स इतने एडवांस हैं, इसीलिए इसका नाम जो इसका जो कैटेगरी है वो 4.5 जनरेशन इसको हम लोग कहते हैं। ये स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसके जितने भी जो सिग्नेचर आते हैं रेडार पे, बहुत कम, बहुत हल्के सिग्नेचर आते हैं और कई बार तो ये रेडार को भी भेद जाता है। तो इसमें बहुत सारी खूबियां हैं और सबसे बड़ी जो खूबी है वो अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। आज जैसे एक्सरसाइज हो रही है, इस एक्सरसाइज में जो भी लेसन LCA के पायलट सीखेंगे कि हमें इसमें और भी ये कैपेबिलिटी चाहिए होगी। मोस्टली देखिए एयरक्राफ्ट आज के दिन में जो है ना वो BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज में कॉम्बैट करती है। आपका एनिमी एयरक्राफ्ट आपके विजन से दसियों किलोमीटर दूर है, आप उसको वहीं से लेते हैं और अपने एवियोनिक्स के थ्रू उसको अपने कंट्रोल में। और क्योंकि बाकी जो 10 देश ऐसे हैं जो अपने फाइटर जेट्स के साथ शोकेस करेंगे, मैं उनके साथ भी तुलनात्मक आपके साथ जवाब चाहूंगी कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना की तरफ से जो शोकेस किए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स। लेकिन इससे पहले एक बार मैं फिर से कर्नल दीपक जी का रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, एक सवाल ये भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शोकेस कर रहे हैं, हमारी रक्षा क्षमताएं क्या है, तो हम एक बार ये भी मान सकते हैं कि ये हमारे भविष्य के साझेदार हैं और हम आने वाले समय में एक परस्पर सहयोग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता एक कदम भी है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो हम साझेदार हैं इनके साथ में, और ये एक साझेदारी का एक मैसेज हम आपस में भी एक दूसरे को देते हैं। एक तो हमें उनकी जो टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, दूसरी वायुसेनाओं के पास है, उसके बारे में पता चलता है, और उसी प्रकार से उनको हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, खास करके जैसे हमारा LCA तेजस है, जिसमें के और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं और एक उभर कर एक बहुत ही कारगर वेपन प्लेटफॉर्म, एरियल वेपन प्लेटफॉर्म के तौर पे वो आ रहा है, उसके बारे में भी उनको जो है पता चलेगा। इसके अलावा हम इन एक्सरसाइजेस की मदद से हम अपने जिसे कहते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए से हम अपने राजनयिक संबंधों को और मजबूत करते हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि भारत में अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया और हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी तेजी से कई कंपनियां आ रही हैं, बहुत विकास हो रहा है।
ये जो विदेशी मित्र हमारे आ रहे हैं, इनको यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी कंपनीज से, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और ये तो जग जाहिर है, हम सभी जानते हैं कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भारत बड़ा सक्षम है कि कम लागत में उसके जो है समाधान, उसके सॉल्यूशन दे सके। और हम तो ये हो भी मान सकता सकते है हैं दीपक जी, ये भी मान सकते हैं कि ये जो तरंग शक्ति 2024 आयोजित हो रहा है, ये भारत और जर्मनी के जो रक्षा संबंध है उनकी भी एक बानगी भर होगा, उसके लिए भी एक पूरे विश्व भर में संदेश जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जर्मनी ही क्यों, जितने भी देश इसमें आ रहे हैं उनके साथ, सिवाय अमेरिका के और क्योंकि यूके हाल के, ही में जिनके हमने साथ देखा हमारी कि जो है जर्मनी के साथ रेगुलर। हमारा रक्षा सहयोग बढ़ा है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। जी 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 जी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है जर्मनी का बहुत लंबे समय से जो है दबदबा रहा है। उनकी इंजीनियरिंग का लोहा सारी दुनिया मानती है। और उनके साथ हमारा जो है पुराना बहुत जो है इंजीनियरिंग के उसमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से संबंध रहा है। हमारे जो है सेना में जो ट्रक यूज होते थे, जो मान और टाटा मर्सिडीज बेंज, वो जो है जर्मनी इंजीनियरिंग से, जर्मन इंजीनियरिंग की ही देन थे। वहां से उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन था। और अभी भी जो है बहुत सारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका हम लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हम भारत क्षमता रखता है। तो इससे जो है वो भी हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ भारत को ही उनसे सीखना है या उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनसे कुछ हासिल करना है, वो भी हमसे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये एक परस्पर सहयोग की जो है दिशा में ये एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कदम है। जी, वीएन झा का रुख कर लेते हैं। जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं शायद, पहले हाँ आप अपनी बात कर रखिए जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ हिमांशु, मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखिए आज के दिन में परिप्रेक्ष्य में जो टैक्टिकल कॉम्बैट एरियाज हैं वो क्या क्या हैं। खास करके चीन जो है वो अपनी जो जो प्रेजेंस है वो इधर मलाक्का स्ट्रेट में बढ़ा रहा है, और दूसरे तरफ गल्फ एरिया में जो हम लोग जिसको बोलते हैं वो गल्फ ऑफ एडन उसको बोलते हैं हम लोग जी। तो गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में ये मलाक्का स्ट्रेट, ये दोनों चैलेंजिंग एरिया हैं। और इसीलिए दो स्पॉट रखा गया है एक्सरसाइज का। एक सुलूर रखा गया है, सुलूर के थ्रू हम ये जो मलाक्का स्ट्रेट है इसको पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी विश्व आज के दिन में चाइना से कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहा है। आप जानते हैं ऑलरेडी ऑकस फॉर्म हुआ है। हमारा जो भारत है, भारत भी 4 देशों का एक संगठन बना के है उसमें, लेकिन इसमें सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है। तो अगर थ्रेट आया गल्फ यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट में, तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये सारे एलाई जो नेशंस हैं इसके थ्रू, यहाँ जो सुलूर में भी हो रहा है इसके थ्रू, मलाक्का स्ट्रेट में, ग्रेटर कार निकोबार में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, ये सारे एरिया जो हैं वो कवर होंगे। दोनों ओवर द सी एज वेल एज एयर स्पेस जो है उसको भी कंट्रोल करेंगे। और यही चीज लगभग रिपीट होगा जब हम लोग पश्चिमी तट में एक्सरसाइज करेंगे, चाहे राजस्थान में करें चाहे गुजरात में करें। तो उसमें गल्फ ऑफ एडन वहां तक हमारी जो अप्रोच होगी इन एयरक्राफ्ट की, बिल्कुल दूसरा चरण तो हो ही रहा है जोधपुर में। एब्सोल्युटली। तो ये जो दोनों तरफ जो ओशन है, इस दोनों तरफ के ओशन में किस तरह से कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये मेनली इस एक्सरसाइज का बेस्ड है, जिसमें सारे कंट्री इंटरेस्टेड है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले यूएस का जो दबदबा था इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, आज के दिन में वो नहीं है। जितनी अलायंसेस पहले थी नेवी की, वो आज के दिन में नहीं है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो जो गैप है, जो पार गैप वैक्यूम जो आया हुआ था, उसको कैसे भरना है, ये सारे एक्सरसाइज में डिटरमाइन होंगे। और यहीं पे भारत के पास में एक यूनिट है, आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, जिसको बोलते हैं टैक-डी। ये टैक्टिकल कॉम्बैट करते हैं और ये डिफेंसिव पैचअप में जितने भी टैक्टिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं एयरक्राफ्ट के, वो डिसाइड करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हो रहा है इसमें टैक-डी का रोल बहुत बड़ा रोल है कि हमारा आज तक जिस तरह का कॉम्बैट एक्सरसाइज रहा है, कॉम्बैट ये कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें जो अमेरिकन अभी आएंगे और बाकी सब जो एयरक्राफ्ट आएंगे, बाकी सब जो देश आएंगे, पायलट्स आएंगे,
उनके जो टैक्टिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह से उसको एब्जॉर्व करके अपने आप में उसको मॉडिफाई करना है या इंटीग्रेट करना है, ये सब बहुत सारी चीजें होंगी। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हम आपके साथ में बोल सकते हैं और कुछ चीजें आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफेंस की चीजें हैं। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी ये एक्सरसाइज में होंगे, लेकिन खूबियां तो आप साझा कर सकते हैं वीएन झा जी। मुझे ये बताइए, जिस तरह से बाकी जो 10 देश हैं उनके भी फाइटर जेट्स और एक से एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट भी शोकेस होंगे इस युद्धाभ्यास में, तो इसमें जो अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है या जर्मनी के टाइफून फाइटर जेट की हम बात करें, इनकी किस तरह की क्षमताएं हैं और क्या भारत कहीं कमतर माना जा सकता है अब रक्षा क्षेत्र में? हिमांशु, आपसे मैं एक चीज तो शेयर कर ही सकता हूं जी। देखिए, एयरक्राफ्ट आप चाहे जो भी रख लें, आखिर विजय किसकी होती है? एयरक्राफ्ट में बैठे जो पायलट होते हैं, जो उनकी जो एक्सपर्टाइज होती है, विजय उसकी होती है। आप जानते हैं F-16 को, जो पाकिस्तानी F-16 को जो हमने शूट डाउन किया था जी, इस शूट डाउन से पहले वही MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट एक एक्सरसाइज हुई थी, उससे लगभग 1.5-2 साल पहले। इस एयरक्राफ्ट ने कई बार F-16 को अपने जो मारक जो कोण है, एंगल है, रेंज है, उसके अंदर में ले लिया था। तो ये हमें पता था कि बाइसन एयरक्राफ्ट इज एज गुड एज एनी अदर एयरक्राफ्ट इन शूटिंग डाउन F-16। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब चीजें सामने में आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बैट एक्सरसाइज के अलावे टेक्निकल एडवांटेज जो एडवांसमेंट्स जो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, BVR मिसाइल्स होते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो आज के दिन में हमारे पास में रफाल में और LCA में ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो आप टारगेट आप अपने यहाँ से लगभग से 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर में चूज कीजिए, यहाँ से बटन दबाइए, वो मिसाइल एयरक्राफ्ट से निकलेगी और वो जो 150 किलोमीटर या 125 किलोमीटर दूर में जो टारगेट आपका है, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे ग्राउंड टारगेट हो, उसको ध्वस्त कर देगा। यही सब खूबियां हैं BVR की। तो अभी ये सारे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें किसकी किलिंग कैपेबिलिटी कितनी है और जो ग्राउंड टारगेट जो आइडेंटिफाई होंगे, उस ग्राउंड टारगेट को कैसे ये शेड करना है, बचाना है, या उसको किस तरह से एक ऐसी कैपेबिलिटी देनी है जो कि पकड़ में ना आए। आप जानते हैं जैसे ओशन में जब फ्लाइंग करेंगे तो शिप्स मिलेंगे आपको, लेकिन आज के दिन में वो शिप को भी किसी तरह से जो हम एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि उसको शेड करते हैं, आप शिप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो टारगेट ही आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें अभी ऑन द वाटर्स, ओवर द ग्राउंड, ये दोनों होंगे, एंड एज वेल एज इन एयर स्पेस सारी कंट्री की अलग अलग हैं। जी, बहुत ही ज्यादा रोचक भी जानकारियां हैं और खास तौर से देखा जाए तो जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। आपके पास और जानकारी के लिए लौटूंगी, लेकिन अब एक बार फिर से हम पूर्व कर्नल दीपक जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक जी, हमारे 2 मुख्य रक्षा साझेदार हैं रूस और इजराइल। रूस आ नहीं पाया क्योंकि जिस तरह की स्थितियों से वो गुजर रहे, इजराइल को शायद न्योता ही नहीं दिया गया। अगर ये दोनों देश भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होते तो क्या आप मानते हैं कि तरंग शक्ति का रंग कुछ और ही होता, एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता? जी हाँ, लेकिन दरअसल ऐसा है कि इजराइल के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई हैं, रूस के साथ भी होती हैं और अमेरिका के साथ भी होती हैं, लेकिन ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें कि रूस भी हमारे साथ और अमेरिका भी साथ हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो वो शायद जो है ये शायद संभव नहीं हो पाता। लेकिन जाहिर तौर पर ये तो कहा ही जा सकता है कि अगर इजराइल हमारे पास आता, दरअसल इजराइल भी वही प्लेटफॉर्म, एरियल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है जो कि अमेरिका यूज करता है ज्यादातर। तो वो प्लेटफॉर्म इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें उनसे उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो टैक्टिक्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं, उनके बारे में सीखने का और जानने का मौका तो वैसे भी मिल रहा है। और जहां तक रशियन इक्विपमेंट का सवाल है, तो रशियन इक्विपमेंट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी जो वायुसेना है वो उसकी क्षमताओं से भली भांति वाकिफ है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से उनका इस्तेमाल करते रहे। जी,
जी वीएन झा जी, एक ये भी इसमें जितने भी देशों के फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं उसमें अमेरिका की तरफ से एक इस तरह का एयरक्राफ्ट भी है जो हवा में ही फ्यूल भरने का काम करता है। क्या ये सिर्फ जो खूबी है एयरक्राफ्ट की ये सिर्फ अमेरिका के पास है या भारत के बारे में भी भारत के पास भी इस तरह का कोई एयरक्राफ्ट है और ये वक्त की जरूरत भी है? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है, और वो आज से नहीं। मैं सेंट्रल एयर कमांड में था 2002 में, तभी से ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो शुरू हुई थी। पहले एक IL-76 एयरक्राफ्ट है, उसको मॉडिफाई किया गया था, वो टैंकर था, और एयरबॉर्न वो दूसरे एयरक्राफ्ट को, खास करके मिराज 2000, बाद में सू भी आया, और हमारा LCA ये इसमें भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है। तो ये कैपेबिलिटी भारत के पास में बहुत दिनों है। लेकिन आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था जी कि अगर इसराइल आता, देखिए इसराइल का आज के दिन में वर्चस्व है एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स में, और दूसरा चीज है कि आपने शायद नाम सुना होगा एवैक सिस्टम, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इसको बोलते हैं। मतलब अगर आपकी एक एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ हो गई है तो उस एयरक्राफ्ट में इतने साजो सामान और एवियोनिक्स लगे हुए हैं कि ये अपने चारों तरफ। जी समय कम है, आप जाहिर तौर पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करें वीएन झा जी, लेकिन समय कम है। एक बार आखिरी सवाल मैं दीपक जी से ले लेती हूँ। दीपक जी, जितने भी हम फाइटर जेट्स का शोकेस कर रहे हैं उसमें एक MiG-21 भी शामिल है जो कि अब जिसकी सेवाएं अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाली हैं। तो हम ऐसे में मान सकते हैं तरंग शक्ति एक तरह से वो स्टेज होगी जिस पर हम एक सांकेतिक रूप से, एक सिंबॉलिक, एक सम्मान पूर्वक विदाई भी दे रहे होंगे MiG-21 को। जी हाँ, जी हाँ। जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं उनमें एक बहुत बड़ा एक ट्रेडिशन होता है, एक रोल, एक ट्रेडिशन का उनकी जो है संस्थागत बड़ा अहम महत्वपूर्ण रोल होता है। और कोई भी इक्विपमेंट उसको, हालांकि वो निर्जीव है लेकिन हम सैनिक उसे हमेशा सजीव मानते हैं, अपना हिस्सा, अपना साथी मानते हैं, और एक बड़ा भावनात्मक कनेक्ट होता है सैनिकों का अपने इक्विपमेंट के साथ। तो इस नजरिए से देखें, जो MiG-21 है उसने बड़े लंबे समय तक और बड़ी अच्छी और सक्षम सेवाएं दी हैं, युद्धों में भी हमारा साथ दिया। वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए MiG-21 वाकई बहुत ही अहम स्थान रखता है और तरंग शक्ति 2024 के जरिए उसके आखिरी शोकेस हम ये मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।